मुंबई के एक भीड़ भरे इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर के बीच गूंजते थप्पड़ की आवाज ने सबको चौंका दिया। एक युवा कर्मचारी ने अभी अभी एक सादे कपड़े पहने बुजुर्ग के चेहरे पर सीधा थप्पड़ मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलती से डिस्प्ले पर रखे एक लैपटॉप को छू लिया था। वो बुजुर्ग पीछे की ओर गिर पड़े, उनका चश्मा जमीन पर जा गिरा। किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अपमान का वही क्षण एक ऐसे सबक की शुरुआत करेगा जो पूरे स्टोर को शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर कर देगा। शहर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट श्रृंखलाओं में से एक मुंबई टेक्ट्रॉनिक्स के शानदार माहौल में थप्पड़ की गूंज ने बाकी सभी आवाजों को जैसे रोक दिया था। दोपहर की तेज धूप में जब ग्राहक उत्पादों को देखने और चुनने में व्यस्त थे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लगभग 70 साल की एक बूढ़े व्यक्ति, जिनके बाल सफेद थे, चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं और उन्होंने एक घिसी हुई शर्ट और पुराने बाटा के जूते पहने हुए थे। उन्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरते हुए फोन डिस्प्ले काउंटर से जा टकराए। उस थप्पड़ ने न केवल उनका चश्मा फर्श पर गिरा दिया, बल्कि स्टोर के माहौल को भी बोझिल बना दिया। कुछ ग्राहकों की आंखें फटी रह गईं, कुछ ने वीडियो बनाने के लिए अपने फोन निकाल लिए और कुछ फुसफुसाए, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। थप्पड़ मारने वाला एक युवा लड़का था, जिसने करीने से वर्दी पहन रखी थी और जिसके नेम टैग पर राहुल, वरिष्ठ सलाहकार, लिखा था। उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि पूरा फ्लोर सुन सके, कितनी बार कहा है, जब खरीदना नहीं है तो सैंपल को मत छुओ। ये एक दुकान है, कोई म्यूजियम नहीं, बूढ़े आदमी। राहुल की आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे सामने खड़ा बुजुर्ग कोई ग्राहक नहीं, बल्कि कोई आवारा, कोई भिखारी हो जो धूप से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। बुजुर्ग ने काउंटर का किनारा पकड़कर उठने की कोशिश की। उनका चेहरा अजीब तरह से शांत बना रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई शिकायत भरी नजर नहीं। उन्होंने बस धीरे से झुककर अपना खरोंच लगा चश्मा उठाया, उसे अपनी नाक पर वापस टिकाया और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके पीछे कानाफूसी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शायद गांव से आया है, सोचा होगा यहां मुफ्त में लैपटॉप चलाकर देख लूं। आज के जमाने में ऐसे कपड़े पहनकर मुंबई टेक्ट्रॉनिक्स में आओगे तो कोई भी सोचेगा कि भीख मांगने आया है। कुछ नौजवानों का एक समूह तो हंस पड़ा। अगर मैं होता तो मैं भी थप्पड़ मारता। राहुल वहीं खड़ा रहा, कमर पर हाथ रखे, एक बिन बुलाए मेहमान को सबक सिखाने की संतुष्टि उसकी आंखों में थी। उसे नहीं पता था कि उसकी यही हरकत घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने वाली थी जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस पल में सभी ने बस एक गरीब बूढ़े आदमी को भीड़ के बीच अपमानित होते देखा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और वो आज यहां क्यों आया था। इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में प्रवेश वो बूढ़ा आदमी काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा था। उसने मुंबई टेक्ट्रॉनिक्स, भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी के चमकीले साइन बोर्ड को देखा और फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। उसकी चाल थोड़ी अकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वो सुबह सुबह पनवेल से शहर के केंद्र तक का लंबा सफर तय करके आया था। बस में उसने हमेशा एक कपड़े का थैला कसकर पकड़ रखा था, जिसमें पिछले आधे साल में पड़ोस में मोटरसाइकिल की मरम्मत करके जमा की गई राशि थी। उसका कोई बैंक खाता नहीं था, ना ही वो ऑनलाइन खरीदारी करना जानता था। वो बस इतना जानता था कि उसे अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप चुनने के लिए खुद जाना होगा, जिसने अभी अभी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। वो लड़की उसका गौरव थी, एक ऐसा सपना जिसे उसने अपनी जवानी में देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। फिर भी सिर्फ अपनी फीकी शर्ट, सफेद बालों और धूप से झुलसे चेहरे के कारण उसे केवल उसकी शक्ल से आंक आ गया। उसका इरादा हंगामा करने का नहीं था, ना ही उसे किसी के सामने खुद को सही साबित करने या समझाने की जरूरत थी। उसने युद्ध देखा था, बम और गोलियों की बारिश के बीच गाड़ियां ठीक की थीं, 30 साल तक बिना किसी छुट्टी के काम किया था। उसे किसी की दया की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे जिसकी जरूरत थी वो था थोड़ा सा सम्मान, एक ऐसी चीज जिसका हर इंसान हकदार है। सुपरमार्केट में माहौल जल्दी ही सामान्य हो गया, या कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगा।
राहुल एक नकली मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत करता रहा, लेकिन मन ही मन वो एक ऐसे मामले को निपटाने के लिए खुश था जिसे वो एक उपद्रव मानता था। स्टोर मैनेजर पास से गुजरा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उनके लिए ऐसी घटनाएं ध्यान देने लायक नहीं थी। जब तक बिक्री बढ़ रही है, किसका अपमान हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक युवा ग्राहक द्वारा अभी अभी एक क्लिप रिकॉर्ड की गई थी और उसे एक छोटे से कैप्शन के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया था। सैंपल लैपटॉप छूने की हिम्मत करने पर सुपरमार्केट के बीच एक गरीब बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारा गया। 1 घंटे से भी कम समय में वीडियो को हजारों शेयर और सैकड़ों गुस्से भरे कमेंट्स मिले और लोगों ने क्लिप में मौजूद व्यक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। वो शंकर काका थे, पनवेल की एक प्रसिद्ध मैकेनिक, जो गरीब छात्रों की मुफ्त में गाड़ियां ठीक करने और पूरी कक्षा की स्कूल फीस भरने के लिए अखबारों में आ चुके थे। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सेंटर अभी भी अनजान था, सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर बढ़ रही थी। शंकर काका सड़क के दूसरी ओर चले गए थे। मुंबई टेक्ट्रॉनिक्स की चकाचौंध के विपरीत डिजिटल सेवा नामक एक छोटी सी कंप्यूटर की दुकान एक गली में विनम्रता से स्थित थी, जिसका साइन बोर्ड फीका पड़ चुका था और जहां कुछ ही ग्राहक आते जाते थे। लेकिन वहां उन्हें जो मिला वो एक छात्र पार्ट टाइमर की सच्ची मुस्कान, एक गर्म जोशी भरा हाथ मिलाना और एक सरल लेकिन मानवीय सवाल था, काका, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वहां किसी को नहीं पता था कि उनका अपमान किया गया था। ना ही किसी ने इस बात की परवाह की कि वो बूढ़े हैं या जवान, अमीर हैं या गरीब। वहां केवल शुद्ध दयालुता थी। और उसी क्षण से एक और कहानी शुरू हुई। दया, शालीनता और मनुष्य के वास्तविक मूल्य की कहानी। शंकर काका बिना एक शब्द कहे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर से चले गए। न कोई आह, न कोई पीछे मुड़कर देखना। वो ऐसे चले गए जैसे अभी अभी जो थप्पड़ पड़ा था वो बस एक तेज हवा का झोंका था, जो उनकी पहले से ही तूफानी जिंदगी से होकर गुजरा हो। लेकिन सच तो ये है कि उस बूढ़े मैकेनिक की धुंधली आंखों की गहराई में एक दर्द था, थप्पड़ का नहीं, बल्कि उस संवेदनहीनता का जो आधुनिक समाज में एक महामारी की तरह फैल रही थी। उन्होंने सोचा था कि मुंबई भीड़-भाड़ वाली है तो समझदार लोग भी बहुत होंगे। उन्हें विश्वास था कि अगर वो विनम्रता से पेश आएंगे तो दूसरे भी दयालुता से जवाब देंगे। लेकिन ये पता चला कि गरीबी, या सिर्फ गरीबी जैसा दिखना ही काफी था कि लोग उन पर सभी तरह के बुरे पूर्वाग्रह थोप दें। दोपहर की तपती फुटपाथ पर वो कुछ मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। उस जोरदार धक्के के बाद उनके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, जिससे वो लगभग गिर ही गए थे। लेकिन फिर उन्होंने अपना चेहरा पोंछा, अपनी कॉलर ठीक की और सड़क के दूसरी ओर देखा। डिजिटल सेवा, कंप्यूटर और पार्ट्स लिखा एक पुराना साइन बोर्ड उन्हें अपनी सादगी और अपनेपन से बुला रहा था। उन्होंने धीरे धीरे सड़क पार की, यहां की जिंदगी की तरह भागती मोटरसाइकिलों से बचते हुए, और दुकान के खरोंच लगे कांच के दरवाजे के सामने रुक गए। कोई एयर कंडीशनर नहीं, कोई सुखदायक संगीत नहीं, कोई भव्य रोशनी नहीं, बस लकड़ी के शेल्फ पर रखे कुछ लैपटॉप के साथ एक छोटी सी जगह और एक नौजवान जो एक मुलायम कपड़े से स्क्रीन की धूल पोंछ रहा था। जैसे ही उसने उन्हें अंदर आते देखा, उसने सिर उठाकर एक हल्की मुस्कान दी। नमस्ते काका, आपको क्या चाहिए? कोई सतर्कता नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, बस एक सामान्य ग्राहक के लिए एक सामान्य सवाल, बस इतना ही। और शंकर काका को लगा जैसे उनका दिल शांत हो गया हो। वो काउंटर के पास गए, चारों ओर एक नजर डाली और फिर एक मध्यम श्रेणी के कंप्यूटर की ओर इशारा किया। ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ठीक रहेगा बेटा? नौजवान ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ काका, ये बहुत अच्छा काम करेगा। स्क्रीन साफ है, बैटरी टिकाऊ है और कीमत भी वाजिब है। आप किसके लिए खरीद रहे हैं, आपके बेटी या पोते के लिए? वो मुस्कुराए, अपने बैग के पट्टे को सहलाते हुए। मेरी पोती के लिए। उसने अभी आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया है। वो बहुत होशियार है, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर नौजवान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी भावना थी। तो फिर ये मशीन बिल्कुल सही है। क्या मैं आपको इसे चालू करके दिखाऊं? मैं आपको कुछ बुनियादी चीजें सिखा दूंगा ताकि आप घर जाकर पोती को बता सकें। वो एक कुर्सी पर बैठ गए,
उनके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें नौजवान के हर निर्देश पर टिकी थीं। जिस तरह से वो धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक बात कर रहा था, उससे उन्हें लगा कि अब उन्हें भेदभाव भरी नजरों से नहीं देखा जा रहा है। लगभग 1 घंटा बीत गया। उन्होंने हर शब्द को ध्यान से सुना, कभी कभी उन चीजों के बारे में फिर से पूछा जो उन्हें समझ नहीं आई। नौजवान ने बिना किसी चिढ़ के धैर्यपूर्वक दोहराया। यहाँ का माहौल उस शानदार इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की शोरगुल और ठंडक के बिल्कुल विपरीत था। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ताक झांक नहीं, बस एक बुजुर्ग और एक नौजवान एक दूसरे से सम्मान और ईमानदारी के साथ बातचीत कर रहे थे। परीक्षण के बाद शंकर काका ने दुकान के चारों ओर देखा और पूछा, इस तरह की कितनी मशीनें हैं तुम्हारे पास बेटा? लड़का हैरान था। जी, ठीक 12 पीस बचे हैं स्टॉक में, मैं और नहीं मंगा सका। क्या आप किसी परिचित को बताने की सोच रहे हैं? वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर धीरे धीरे अपना बैग खोला, एक मोटा लिफाफा निकाला जिसे उन्होंने सावधानी से पैक किया था। मैं सिर्फ एक मशीन नहीं खरीद रहा, मैं सभी 12 ले रहा हूं। मेरे लिए बिल बना दो। नौजवान अवाक रह गया। जी काका, आप सच कह रहे हैं? सभी 12? उन्होंने सिर हिलाया। एक मेरी पोती के लिए और बाकी पड़ोस के कुछ बच्चों के लिए। वे गरीब हैं लेकिन पढ़ाई में होशियार हैं। और तुम्हारी वजह से भी बेटा। तुम आज पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे एक ग्राहक माना। नौजवान लगभग अवाक था, कांपते हाथों से नोटों की गड्डी गिन रहा था और उन्हें न केवल सम्मान से बल्कि कृतज्ञता से भी देख रहा था। एक ऐसे शहर में जहां लोग धीरे धीरे अपनी दयालुता खो रहे थे। शंकर काका की हरकत लुप्त होती आस्था पर एक शक्तिशाली प्रहार थी। उन्हें एक फैंसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी, ना ही उन्हें चापलूसी भरे रवैये की जरूरत थी। उन्हें बस थोड़े से सम्मान की जरूरत थी, और जब उन्हें वो मिला तो उन्होंने लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा देने में संकोच नहीं किया। 2 घंटे बाद छोटी सी दुकान पर एक बोर्ड लटका हुआ था, अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म। अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर ने छात्र को नए स्टॉक के लिए पैसे जुटाने, अगले सेमेस्टर की फीस चुकाने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके अंदर ये विश्वास जगाने में मदद की कि दयालुता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सड़क के दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की दूसरी मंजिल से राहुल, जिस कर्मचारी ने शंकर काका को थप्पड़ मारा था, ने संयोग से उस बूढ़े आदमी को डिजिटल सेवा से बाहर निकलते देखा, जिसके साथ वो कर्मचारी सम्मानपूर्वक विदा करने के लिए झुका हुआ था। राहुल अभी भी अपने फोन पर था जब उसने अपने मैनेजर की चीख सुनी। तुम्हें पता है तुमने अभी किसे थप्पड़ मारा है? वो शंकर काका हैं, पनवेल में एक गैरेज श्रृंखला के मालिक, जो दशकों से दान पुण्य कर रहे हैं। अखबारों ने उनके बारे में कितनी बार लिखा है। तुमने ऐसे व्यक्ति को थप्पड़ मारने की हिम्मत की, तुम्हारी नौकरी जानी ही चाहिए। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना आने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो थप्पड़ उसने किसी और के लिए उठाया था, वो अब वापस आकर उसके अपने करियर और सम्मान पर पड़ा था। उनका नाम शंकर पाटिल था। पड़ोस के लोग उन्हें प्यार से शंकर काका, गाड़ी ठीक करने वाले, कहते थे। एक ऐसा आदमी जिसकी त्वचा धूप से सांवली थी, हाथ सख्त थे और सफेद बालों के नीचे एक सौम्य मुस्कान थी। उस उम्र में जब बहुत से लोग अपने पोते पोतियों के साथ आराम से जीवन बिता रहे होते हैं, वो अभी भी पनवेल के तानशीत डोंगरी गांव की एक कच्ची सड़क के किनारे अपनी छोटी सी मरम्मत की दुकान के सामने लगन से बैठे रहते थे। शंकर गैराज लिखे पुराने लकड़ी के साइन बोर्ड के अक्षर फीके पड़ गए थे, लेकिन आसपास के लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह थी जिसमें उनका पूरा बचपन, विश्वास और कृतज्ञता समाई हुई थी। वो न केवल गाड़ियां ठीक करने में माहिर थे, बल्कि एक दयालु, ईमानदार और पड़ोस के प्रति वफादार व्यक्ति भी थे। जो बहुत गरीब होता, उसकी गाड़ी वो बिना पैसे लिए ठीक कर देते। जिसका पेट्रोल बीच रास्ते में खत्म हो जाता, उसे वो एक बोतल दे देते, बस इस वादे पर कि वो बाद में लौटा देगा। स्कूल जाने वाले बच्चों का टायर पंक्चर हो जाता तो वो उसे ठीक करके अपने पुराने तौलिए से उनके हाथ पोंछते और पूछते, पैसे हैं बेटा? नहीं है तो कल आकर दे देना। उनके लिए पैसा कभी भी विश्वास और दयालुता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। शंकर काका अपनी बेटी और पोती प्रिया के साथ रहते थे। वो लड़की पढ़ाई में होशियार, आज्ञाकारी और उनका सबसे बड़ा गौरव थी।
प्रिया के पिता की एक सड़क दुर्घटना में जल्दी मृत्यु हो गई थी जब वो 3 साल की भी नहीं थी, और उसकी माँ, उनकी बेटी, एक कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर थी जिसकी तनख्वाह बहुत कम थी। बचपन से ही प्रिया प्यार और अभाव के मिले जुले माहौल में पली बढ़ी। हर बार जब उसे 10 में से 10 अंक मिलते तो वो उपहार या मिठाई नहीं खरीदती, बल्कि अपने नाना को दिखाती, और वो हमेशा उसका सिर सहलाते और कहते, मेरी पोती गांव में सबसे होशियार है। 12वीं कक्षा के अंत में प्रिया ने आईआईटी बॉम्बे में सूचना प्रौद्योगिकी में दाखिला ले लिया, एक ऐसी उपलब्धि जिसने पूरे गांव को खुश कर दिया। लेकिन उस खुशी के तुरंत बाद फीस, हॉस्टल, भोजन और एक लैपटॉप की चिंताएं थीं, जो प्रौद्योगिकी के युग में पढ़ाई के लिए एक अनिवार्य उपकरण था। प्रिया जानती थी कि उसका परिवार गरीब है। उसने दोस्तों से उधार लेकर अपने फोन पर अस्थायी रूप से पढ़ाई करने की सोची थी। लेकिन शंकर काका नहीं माने। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे प्रिया अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैंने पूरी जिंदगी गाड़ियां ठीक की हैं, क्या मैं अपनी पोती के लिए एक मशीन नहीं खरीद सकता? जिस दिन से उन्होंने अपनी पोती के दाखिले की खबर सुनी, शंकर काका ने और भी अधिक काम करना शुरू कर दिया। वो सामान्य से पहले दुकान खोलते, सप्ताहांत में भी काम करते और दोपहर में भी आराम नहीं करते। कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती, तब भी वो टायर पंक्चर ठीक करने के लिए झुके रहते। बारिश का पानी उनकी पीठ भिगो देता, लेकिन जब ग्राहक धन्यवाद कहते तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती। कुछ लोगों ने उन्हें आराम करने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने बस हाथ हिलाकर कहा, मैं अभी भी बहुत मजबूत हूं, बस लैपटॉप खरीदने के बाद ही संतुष्ट होऊंगा। और इस तरह उन्होंने एक एक रुपया, एक एक सिक्का इकट्ठा किया, उन्हें एक लिफाफे में डालकर अपनी दराज में बंद कर दिया, जिसे उन्होंने अपने पुराने काम के डेस्क की तरह ही एक जंग लगे ताले से बंद कर दिया। हर रात वो उसे खोलकर गिनते, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो। डर था कि बड़ी दिन पर अगर पैसे कम पड़ गए तो इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। यही कारण था कि उस सुबह शंकर काका पनवेल से मुंबई के लिए निकले। वो सुबह 4 बजे उठ गए, अपनी बेटी के लिए काम पर ले जाने के लिए चावल का एक बर्तन तैयार किया और अपनी पोती प्रिया को ठीक से पढ़ाई करने की याद दिलाई। फिर उन्होंने वे कपड़े बदले जो वो केवल महत्वपूर्ण अवसरों के लिए पहनते थे। एक पुरानी सफेद शर्ट, एक फीकी खाकी पैंट और भूरे रंग के कपड़े के जूते जो वो 5 साल से अधिक समय से इस्तेमाल कर रहे थे। ये उनके पास सबसे अच्छा था। उन्होंने पैसे के लिफाफे और अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप लाने के दृढ़ संकल्प के अलावा और कुछ नहीं लिया। उन्होंने बस से जाना चुना क्योंकि ये सस्ता भी था और रास्ता भी जाना पहचाना था। बस में वो सीधे बैठे, अपने बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़े, खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन उनका मन उस पल के बारे में सोच रहा था जब वो प्रिया की आंखों में चमक देखेंगे, जब वो उनका दिया हुआ उपहार प्राप्त करेगी। जब वो बांद्रा के बड़े इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में पहुंचे तो वो आधुनिक, शानदार जगह, एयर कंडीशनिंग और ठंडी हवा के झोंकों से चकित रह गए। सब कुछ चमकदार था, कर्मचारी करीने से कपड़े पहने हुए थे और हर ग्राहक अच्छी तरह से तैयार था। वो थोड़ा झिझकते हुए अंदर चले गए। चमचमाती शेल्फ और कुछ जांच पड़ताल वाली नजरों के बीच धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लैपटॉप डिस्प्ले क्षेत्र को खोजा, जहां पतले बेजल, सुंदर डिजाइन और उच्च कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीनें रखी गई थीं। वो ज्यादा नहीं जानते थे, बस उन मॉडलों को देखा जिन पर छात्रों के लिए का लेबल लगा था और एक ऐसा चुना जो मजबूत लग रहा था और जिसका कीबोर्ड देखने में आसान था। और फिर उन्होंने कीबोर्ड को धीरे से छुआ, जैसे उस तकनीक को महसूस करने के लिए जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इसी स्पर्श ने सब कुछ खींच लिया। थप्पड़, अपमानजनक शब्द, तिरस्कारपूर्ण नजरें और अवर्णनीय अपमान। जब वो उस दुकान से बाहर निकले तो वो रोए नहीं, लेकिन उनका दिल भारी था। उन्हें थप्पड़ मारे जाने का गुस्सा नहीं था, उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे भी बदतर सहा था। उन्हें इस बात का भी दुख नहीं था कि लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी विशेष व्यवहार के लायक हैं। जो बात उन्हें भारी लग रही थी वो ये थी कि अगर आज कोई और होता, एक बूढ़ा आदमी जिसका कोई सहारा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सहन शक्ति नहीं, तो उसका क्या होता?
क्या वो इतने आहत हो जाते कि उनका इंसानों पर से विश्वास उठ जाता? क्या वो एक थप्पड़ किसी ऐसे व्यक्ति की इच्छा को बुझाने के लिए काफी होता जो पहले से ही जिंदगी में संघर्ष कर रहा हो? उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि उनके पीछे प्रिया का उन पर पूरा विश्वास था और उनकी पोती जैसे गरीब बच्चे थे जिन्हें एक सहारे की जरूरत थी। और वो जानते थे कि अगर वो कमजोर पड़ गए तो कोई भी न्याय के लिए खड़ा नहीं होगा। शंकर काका आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाजा ढूंढो। वहां खड़े होकर ये इंतजार मत करो कि वो दूसरों की दया से खुलेगा। थप्पड़ और खामोश अपमान के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेंटर छोड़ने के बाद वो घर के लिए गाड़ी नहीं पकड़े। वो कुछ देर फुटपाथ पर खड़े रहे। चारों ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। उनकी नजर एक छोटे से बोर्ड पर आकर रुकी जो पेंट की दुकानों, किराने की दुकानों और साधारण भोजनालयों के बीच दबा हुआ था। डिजिटल सेवा, छात्र लैपटॉप विशेषज्ञ। कोई एलईडी लाइट नहीं, कोई विज्ञापन बैनर नहीं, बस एक रंगीन प्रिंट वाला साइन बोर्ड जो फीका पड़ गया था और जिसके कुछ अक्षर समय के साथ उखड़ गए थे। लेकिन जिस चीज ने उन्हें आगे बढ़ाया वो थी सादगी और अपनापन। कोई दिखावा नहीं, कोई चकाचौंध नहीं। कांच का दरवाजा एक पुरानी घंटी की खनक के साथ खुला। अंदर एक छोटी सी दुकान थी जो लगभग 20 वर्ग मीटर की थी। लकड़ी की मेजें और कुर्सियां, एक दीवार पर लगा पंखा जो धीरे धीरे घूम रहा था, और मशीनों की गंध नई छपाई की गंध के साथ मिली हुई थी। काउंटर के पीछे खड़ा नौजवान एक पुराने लैपटॉप को ठीक करने में व्यस्त था। दरवाजे की घंटी सुनकर उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। नमस्ते काका, आपको क्या चाहिए? उस अभिवादन में आवाज में ईमानदारी थी जिसमें कोई संदेह या मूल्यांकन नहीं था, जिसने शंकर काका को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं अपनी पोती के लिए एक कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं जो कॉलेज जा रही है। पता नहीं यहां कोई उपयुक्त प्रकार का है या नहीं। नौजवान काउंटर से बाहर आया और डिस्प्ले पर रखे एक लैपटॉप की ओर इशारा किया। काका, ये वाला देखिए, 8 GB रैम, SSD ड्राइव, ऑनलाइन क्लास या प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा है और कीमत भी बड़ी कंपनियों से कम है। शंकर काका आगे बढ़े और ध्यान से देखा। वो तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रोग्रामिंग शब्द सुना और जान गए कि ये निश्चित रूप से काम करेगा। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मैं इसे टाइप करके देख सकता हूं बेटा? हाँ बिल्कुल काका, मशीन चालू है। किसी ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने उन्हें चोर की तरह नहीं देखा। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ कीबोर्ड पर रखे, कुछ अक्षर टाइप किए। ये एहसास अजीब लेकिन गर्मजोशी भरा था, क्योंकि यहां वो एक ग्राहक थे, एक सम्मानित व्यक्ति। नौजवान ने मशीन के कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी लाइफ और वारंटी के बारे में विस्तार से बताया, और यहां तक कि अगर जरूरत हो तो सीखने के सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल करने और उपयोग के निर्देश देने की भी पेशकश की। शंकर काका ये सुनकर भावुक हो गए, इसलिए नहीं कि लड़का बहुत होशियार था या अच्छा बोलता था, बल्कि इसलिए कि उसके हर शब्द में ईमानदारी, दयालुता और इस शहर में दुर्लभ धैर्य था। मशीन का परीक्षण करने के बाद उन्होंने दुकान के चारों ओर देखा और अचानक पूछा, यहां इस तरह की कितनी मशीनें हैं? लड़का थोड़ा हैरान हुआ। जी, इस मॉडल के ठीक 12 पीस बचे हैं। ये स्टॉक सीमित है क्योंकि दुकान छोटी है। शंकर काका एक पल के लिए विचारमग्न हो गए। उन्होंने अपनी पोती के बारे में सोचा, अपने गांव के गरीब छात्रों के बारे में सोचा जो हर बार स्कूल जाने के लिए उनसे पेट्रोल मांगने आते थे। उन उज्जवल चेहरों के बारे में सोचा जिनके पास डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए उपकरण नहीं थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना स्लिंग बैग खोला। वो मोटा लिफाफा निकाला जिसे वो हमेशा एक खजाने की तरह अपने पास रखते थे। उसे मेज पर रखा और कहा, तो फिर मेरे लिए 12 का हिसाब लगा दो, मैं सब ले रहा हूं। नौजवान ने आंखें फाड़ ली। जी काका, आप सच कह रहे हैं? सब ले रहे हैं? उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं एक अपनी पोती के लिए खरीद रहा हूं और बाकी मैं गांव के बच्चों के लिए ले जा रहा हूं। वे पढ़ाई में होशियार हैं, लेकिन उनके पास मशीनें नहीं हैं। हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। नौजवान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसकी आंखें नम हो गईं। कांपते हाथों से उसने उनके दिए हुए नोट गिने। इसलिए नहीं कि राशि बड़ी थी, बल्कि एक ऐसे ग्राहक से प्रभावित होकर जो दिखावा नहीं करता था, ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जिसके कार्यों ने उसे सम्मान के लिए मजबूर कर दिया। शंकर काका द्वारा दिया गया हर नोट एक दिन की गाड़ी की मरम्मत, एक दिन की बारिश और धूप, एक दिन के आराम को त्यागने का परिणाम था। लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आप अपनी आत्मा में कभी गरीब नहीं होंगे। भुगतान करने के बाद उन्होंने निर्देश दिया, बेटा, इन मशीनों को सावधानी से पैक कर दो और हर एक पर नाम लिख दो। मेरे पास एक सूची है। हर बच्चे को नए स्कूल वर्ष से पहले एक अध्ययन उपहार मिलेगा। नौजवान ने सूची ली। उसकी आंखें अभी भी अविश्वास से भरी थीं। उस छोटी सी दुकान में कोई शानदार संगीत नहीं था, कोई ठंडी एयर कंडीशनिंग नहीं थी, लेकिन एक बड़ी कहानी चुपचाप खिल उठी थी। बाहर दोपहर की धूप अभी भी तेज थी। शंकर काका छोटे कद के लेकिन बड़ी आत्मा वाले व्यक्ति के रूप में दुकान से बाहर निकले। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कोई नहीं जानता था कि उन्होंने क्या किया। उन्हें मीडिया की जरूरत नहीं थी, अखबारों की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपनी पोती से किया वादा पूरा करना था और उन जिंदगियों में थोड़ी और उम्मीद बोनी थी जो पहले उनकी अपनी जैसी थी। एक बूढ़ा मैकेनिक, एक भगाया हुआ ग्राहक, एक तिरस्कृत गरीब बूढ़ा आदमी उस दिन की सबसे खूबसूरत कहानी का निर्माता था, एक ऐसे शहर में जो धीरे धीरे अपनी दयालुता खो रहा था। हालांकि वो सादे जीवन के आदी थे, शंकर काका उन ताक झांक वाली नजरों के प्रति असंवेदनशील नहीं थे। उस दिन जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में कदम रखा, उन्होंने कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों से संदेह और अविश्वास भरी नजरों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ भी असामान्य किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे। अधिक सटीक रूप से क्योंकि उनकी शक्ल गरीबी का आभास देती थी। उनकी सफेद शर्ट का कॉलर घिस गया था, खाकी पैंट फीकी पड़ गई थी, कपड़े के जूते की एड़ी घिस गई थी और उनके दोनों हाथों पर तेल के दाग लगे थे। भले ही उन्होंने मुंबई आने से पहले उन्हें कई बार रगड़ा था। उस शानदार जगह पर साफ सफाई, चमक दमक और करीने से सजी संवरी शक्ल एक वास्तविक ग्राहक के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। और वो एक साधारण मैकेनिक जो एक उच्च प्रौद्योगिकी स्थान में प्रवेश कर रहा था, तुरंत एक अजीब संदिग्ध अजनबी बन गया। जिस क्षण उन्होंने कांच के दरवाजे से कदम रखा, कुछ कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। एक युवा लड़की ने उपहास पूर्वक कहा, शायद वाईफाई मांगने आया है। एक और युवक जो अपने फोन की जांच कर रहा था बुदबुदाया, एक और बूढ़ा आदमी समय बर्बाद करने के लिए आ गया। सच में उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि वो आदमी एक संभावित ग्राहक हो सकता है। उन्हें ये जानने की परवाह नहीं थी कि उनका उद्देश्य क्या है, न ही उन्हें ये समझने की परवाह थी कि वो वहां क्यों है। उन्होंने बस बाहरी रूप को देखा और एक निर्णय सुनाया, जैसा कि लोग अक्सर उन लोगों के साथ करते हैं जिन्हें अपनी कीमत साबित करने के कम अवसर मिलते हैं। यहां तक कि जब वो लैपटॉप की कतार के सामने खड़े थे, उनकी आंखें एकाग्रता से भरी थीं और उनके कांपते हाथ एक डिस्प्ले मशीन को छू रहे थे। तब भी पास के कर्मचारी पूछने या सलाह देने के लिए आगे नहीं बढ़े। वे दूर से ही देखते रहे, जैसे उन्हें डर हो कि वो उपकरण को गंदा कर देंगे या इससे भी बदतर उसे खराब करके भाग जाएंगे। ग्राहकों के लिए आमतौर पर आरक्षित सभी शिष्टाचार गायब थे। उनकी नजरों में वो सिर्फ एक अजीब वस्तु थे। राहुल, युवा सेल्समैन, का थप्पड़ न केवल एक शारीरिक अपमान था, बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान पर भी एक हमला था, जिसने अपना पूरा जीवन अपने हाथों से काम करके बिताया था। लेकिन इससे भी कड़वा ये था कि जिस क्षण उन्हें थप्पड़ मारा गया, आसपास के सभी लोग जिन्होंने घटना को स्पष्ट रूप से देखा था, बस वहां खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, बातें करते रहे और यहां तक कि हंसते भी रहे। किसी ने भी हस्तक्षेप करने या उनकी रक्षा करने के लिए आवाज नहीं उठाई। कोई भी ग्राहक पूछने के लिए आगे नहीं आया। कोई भी प्रबंधक स्थिति को ठीक से संभालने के लिए प्रकट नहीं हुआ। प्रौद्योगिकी की उपस्थिति वाले आधुनिक समाज ने लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए जल्दी से अपने फोन निकालने के लिए प्रेरित किया, लेकिन साहस और करुणा दिखाने में धीमा कर दिया। उन्होंने कहानी से बाहर रहना चुना, खुद को सुरक्षित रखना चुना और उस बूढ़े आदमी को जो बचाव के लायक नहीं लग रहा था,
अपमान सहने के लिए छोड़ दिया। अपमान यही नहीं रुका। जब राहुल ने भीड़ के बीच उन्हें जोर जोर से डांटा तो न केवल किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि कुछ लोग हंसे और साथ दिया। एक सफेद शर्ट पहने और लैपटॉप बैग टांगे एक युवक ने कहा, शायद वो यहां यूट्यूब देखने आए हैं ताकि ऊब न जाए। एक छोटी स्कर्ट पहने और हाथ में बबल टी लिए एक लड़की जो अपने नए फोन से क्लिप बना रही थी, फुसफुसाई, इसमें क्या गलत है? ऐसे कपड़े पहनकर लाखों की चीज को छुओगे तो किसे गुस्सा नहीं आएगा? दुकान का माहौल हास्यास्पद हो गया। जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ एक अपमानजनक कृत्य को तथाकथित तकनीकी सभ्यता में खुश होने वालों द्वारा बढ़ावा दिया गया। और उस उन्माद के बीच शंकर काका ने गुस्सा नहीं किया, वो चिल्लाए नहीं, उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने बस झुककर अपना खरोंच लगा चश्मा उठाया, धीरे धीरे लेंस पर लगी धूल पोंछी और उसे अपनी नाक पर वापस टिकाया। वो मुड़े और दृढ़ कदमों से चले गए, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वो समझते थे कि चुप्पी के साथ थप्पड़ का जवाब देना सबसे शक्तिशाली पलटवार है। वो जानते थे कि इस युग में लोग दिखावटी चीजों का सम्मान करते हैं। अगर उस दिन उन्होंने सूट पहना होता और कार से आए होते तो शायद लैपटॉप पर उनका स्पर्श मुस्कुराहट और अभिवादन की एक श्रृंखला को जन्म देता और शायद उन्हें एक मुफ्त पेय भी पेश किया जाता। लेकिन वो एक देहाती बूढ़े आदमी थे जो पूरी जिंदगी टायर पंक्चर ठीक करने के लिए बैठने के आदी थे, जिनकी कोई प्रभावशाली शक्ल नहीं थी। ना ही एक वीआईपी ग्राहक का रूप था जिसे कर्मचारियों को सावधानी से स्वागत करने का निर्देश दिया गया हो। वो ये जानते थे, लेकिन फिर भी उनका दिल दुखता था। इसलिए नहीं कि उन्हें कम आंका गया, बल्कि इसलिए कि उस दुकान के लोगों ने एक बुनियादी बात भुला दी थी। हर कोई दयालुता के साथ व्यवहार किए जाने का हकदार है, चाहे वो कैसा भी दिखे। जो बात शंकर काका को सबसे ज्यादा दुखी करती थी, वो उनके लिए आरक्षित अपमान नहीं था, बल्कि ये था कि वो जानते थे कि आज के समाज में उनके जैसे कितने लोग हैं जो चुपचाप, ईमानदारी से, दयालुता से जीते हैं और जिन्हें ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो, जैसे वे एक उपद्रव हों जिनसे बचने की जरूरत है। कितने और बूढ़े लोगों को सिर्फ इसलिए भगाया जाता है क्योंकि वे फैशनेबल कपड़े नहीं पहनते। कितने मजदूरों को शानदार जगहों पर प्रवेश करने पर तिरस्कृत किया जाता है क्योंकि उनकी बोली स्पष्ट नहीं होती। और अगर लोग संवेदनहीनता को एक सामान्य बात के रूप में स्वीकार करना जारी रखते हैं, तो क्या भविष्य में कोई भी दयालुता से जीने की हिम्मत करेगा? क्या कोई भी एक न्यायपूर्ण समाज का सपना देखने की हिम्मत करेगा? लेकिन शंकर काका ने खुद को उदासी में नहीं रुकने दिया। वो उस थप्पड़ को अपने गांव वापस नहीं ले जा सकते थे जो उनकी पोती के कॉलेज के सपने में विश्वास का अंत हो। वो खुद को हमेशा के लिए एक शिकार भी नहीं बनने दे सकते थे। उन्हें अपनी यात्रा जारी रखनी थी, एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां लोग अभी भी एक दूसरे को तिरस्कारपूर्ण नजरों के बजाय सहानुभूति से देखते हों। और उन्होंने ये अपनी पसंद से किया, सड़क के दूसरी ओर डिजिटल सेवा की ओर जाकर, जहां उन्होंने एक ऐसे नौजवान से मुलाकात की जिसकी दयालुता एक शानदार दुकान द्वारा दिए गए दिल की घाव को भरने के लिए काफी थी। उस इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की चमकदार, ठंडी और अराजक उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत जहां से शंकर काका अभी अभी निकले थे, डिजिटल सेवा की दुकान मुंबई की हलचल के बीच एक शांत और मानवीय कोने की तरह दिखाई दी। एक छोटी सी गली की शुरुआत में विनम्रता से स्थित दुकान 20 वर्ग मीटर से भी कम चौड़ी थी। उसका माइका का साइन बोर्ड पीला पड़ गया था, कुछ अक्षर समय के साथ उखड़ गए थे। दीवार पर लगा पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और एक पुरानी जगह की धीमी सांस की तरह चरमरा रहा था, जो तकनीकी विकास के युग में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर भी उस जगह में एक गर्मजोशी भरी रोशनी थी जो किसी भी बड़े केंद्र में नहीं थी। वो थी इंसान से इंसान का सच्चा स्वागत। जो नौजवान एक मुलायम कपड़े से मशीन पोंछ रहा था, वो उस दोपहर दुकान का एकमात्र प्रभारी व्यक्ति था। उसका चेहरा युवा था, पतले फ्रेम वाले चश्मे के नीचे उसकी आंखें चमकदार थीं। उसकी सफेद शर्ट में कुछ सिलवटें थीं, क्योंकि उसे मशीनों की जांच और स्थापना के लिए तंग जगह में बहुत देर तक बैठना पड़ता था। दरवाजे की खुलने की आवाज सुनकर उसने तुरंत सिर उठाया और एक स्वाभाविक मुस्कान दी। नमस्ते काका, आपको क्या चाहिए?
कोई झिझक या जल्दबाजी में किया गया मूल्यांकन का कोई निशान नहीं था। वो अभिवादन हालांकि सरल था, शंकर काका के लिए, जिन्होंने अभी अभी सड़क के दूसरी ओर तिरस्कार सहा था, एक तरह का उद्धार था। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और धीरे धीरे अंदर चले गए। उनकी आंखों में अभी भी हाल की घटना के बाद थोड़ा संदेह था। मैं अपनी पोती के लिए एक मशीन ढूंढ रहा हूं जो कॉलेज जा रही है। उसने सूचना प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया है, उन्होंने शांत लेकिन ईमानदार आवाज में कहा। नौजवान ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल काका, उस क्षेत्र में एक मजबूत मशीन की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास कुछ मॉडल हैं जो बजट के अनुकूल हैं और सीखने के सॉफ्टवेयर को सुचारू रूप से चलाते हैं। उसने एक कुर्सी खींची, उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और फिर काउंटर पर वापस जाकर एक मध्यम श्रेणी का लैपटॉप निकाला जिसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा था और डिजाइन मजबूत था। उसने मशीन खोली, तेजी से काम किया, कुछ सॉफ्टवेयर और ब्राउजर खोले और फिर कहा, ये 8 GB रैम, 256 SSD और एक अच्छे ऑनबोर्ड कार्ड के साथ आता है। आपकी पोती बुनियादी प्रोग्रामिंग के लिए इसे कई सालों तक बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकती है। शंकर काका सभी तकनीकी शब्दों को नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने उसकी ईमानदार आवाज को स्पष्ट रूप से सुना और उसके समझाने के तरीके में धैर्य देखा। उन्होंने झुककर अपने कांपते हाथों को कीबोर्ड पर रखकर कुछ अक्षर टाइप किए, जैसे कि वो एक अपरिचित लेकिन अपनी पोती के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण की अपरिचित ध्वनि सुन रहे हों। ये कीबोर्ड मजबूत है बेटा? मेरी पोती बहुत टाइप करती है, उन्होंने पूछा। उनकी आंखें अभी भी चमकती स्क्रीन पर थीं। लड़का धीरे से हंसा। हाँ, ये बहुत मजबूत है काका। अगर आपको जरूरत हो तो मैं मुफ्त में एक सुरक्षात्मक परत लगा दूंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा ताकि आपको बस इसे चालू करके इस्तेमाल करना पड़े। लगभग 1 घंटे तक नौजवान ने कोई अधीरता नहीं दिखाई। भले ही बाहर धूप तेज थी और उसने दोपहर का भोजन नहीं किया था। उसने उनके लिए एक कुर्सी निकाली, पानी का ग्लास लाया और उपयोग के उद्देश्य, उपयोगकर्ता की उम्र और अगर मशीन में कोई खराबी आ जाए तो वारंटी के बारे में ध्यान से पूछा। शंकर काका ये सुनकर भावुक हो गए। इतनी छोटी और साधारण जगह में उन्होंने कभी भी एक विशेष ग्राहक के रूप में इतना सम्मानित महसूस नहीं किया था। कोई तिरस्कारपूर्ण नजर नहीं, कोई ताना नहीं, केवल एक युवा व्यक्ति से पूर्ण सम्मान के साथ सेवा। मशीन का परीक्षण करने के बाद शंकर काका ने अपने हाथ मेज पर रखे, सिर उठाकर पूछा, यहां इस तरह की कितनी मशीनें हैं? नौजवान एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर भी ईमानदारी से जवाब दिया, जी ठीक 12 पीस है। ये स्टॉक सीमित है क्योंकि दुकान छोटी है और पूंजी का प्रबंधन करना आसान नहीं है। शंकर काका ने सिर हिलाया। कुछ सेकंड के लिए विचार मग्न रहे, जैसे कि वो किसी महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने अपने कपड़े के बैग से पैसे का लिफाफा निकाला। वो लिफाफा जो कभी उनकी उम्मीद था, जो धूप और हवा में महीनों की मेहनत के बाद उनका लक्ष्य था। उन्होंने उसे मेज पर रखा, सीधे देखते हुए कहा, बेटा मेरे लिए सभी 12 पैक कर दो। एक मेरी पोती के लिए और बाकी मैं गांव के बच्चों को भेजूंगा। वे पढ़ाई में होशियार हैं, लेकिन उनके पास मशीनें नहीं हैं। नौजवान चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला, देखा कि नोट करीने से रखे गए हैं। बहुत नए नहीं, लेकिन ये जानने के लिए पर्याप्त है कि देने वाले ने उन्हें बहुत संजोया और तैयार किया था। वो कुछ नहीं कह सका, बस अपना सिर बहुत नीचे झुकाया और फुसफुसाया, जी धन्यवाद काका, मुझे आपके जैसा अच्छा ग्राहक कभी नहीं मिला। शंकर काका धीरे से मुस्कुराए, हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद किस बात का? मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम आज पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे एक सामान्य व्यक्ति माना। नौजवान ने सिर उठाया, उसका चेहरा लाल हो गया, भावुक और गर्वित। किसी तरह 2 पीढ़ियां, एक बूढ़ी और एक जवान, एक हलचल भरे शहर के बीच एक छोटी सी दुकान में मिली और मिलकर एक ऐसा दयालु कार्य किया जिसे सोशल मीडिया की वाहवाही या मंच की रोशनी की जरूरत नहीं थी। 2 घंटे से भी कम समय में सभी लैपटॉप सावधानी से पैक कर दिए गए।
प्रत्येक में एक बैग, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर और एक फाइल में बड़े करीने से चिपकाया गया वारंटी कार्ड था। शंकर काका ने हर बच्चे का नाम एक मार्कर से बॉक्स पर लिखने की अनुमति मांगी। मैं हर बच्चे का नाम लिखूंगा ताकि कोई भ्रम ना हो, वे इसे बहुत संजोएंगे। नौजवान पास खड़ा होकर देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दया के कारण नहीं, बल्कि सम्मान के कारण। एक बूढ़ा आदमी जो अमीर नहीं था, उच्च शिक्षित नहीं था, लेकिन जानता था कि दूसरों के जीवन में आशा के बीज कैसे बोए जाते हैं। उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं थी, उसे सिखाने की जरूरत नहीं थी। वो बस ईमानदारी से जीता था और चुपचाप काम करता था। उस छोटी सी दुकान ने उस दिन ना केवल 12 कंप्यूटर बेचे, बल्कि विश्वास भी बेचा। एक ऐसी चीज जिसे बाहर की कई शानदार जगहें, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, नहीं खरीद सकती थी। और उस नौजवान ने उस घटना के बाद कभी भी केवल मुंह से ग्राहकों की सेवा नहीं की, उसने पूरे दिल से सेवा की। क्योंकि वो समझ गया था कि जो एक मशीन खरीदता है वो एक ग्राहक हो सकता है, लेकिन जो उसे शंकर काका जैसा जीवन का सबक सिखाता है वो एक शिक्षक होता है। 60 की उम्र पार कर चुके शंकर काका शांत जीवन के आदी थे। उन्हें कोई ऊंची उम्मीदें नहीं थीं और ना ही वे ये उम्मीद करते थे कि लोग उनकी उम्र के कारण उनके सामने झुकें। एक मैकेनिक के रूप में अपने पूरे जीवन में वो श्रम के मूल्य, अपने सख्त हाथों और परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए हर दिन बहाए गए पसीने को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि लोग उनकी प्रशंसा करें। बस ये चाहते थे कि उनके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया जाए, एक सच्चे इंसान की तरह, जिसके पास गरिमा और आत्मसम्मान हो। इसलिए जिस तरह से डिजिटल सेवा की दुकान पर उस नौजवान ने उनका स्वागत किया, वो न केवल सुखद था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने उन्हें महसूस कराया कि उन्हें अभी भी उनके वास्तविक स्वभाव के लिए पहचाना जा रहा है। कोई जांच पड़ताल वाली नजर नहीं, कोई रूखे शब्द नहीं, और ना ही उस इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की तरह कोई अहंकारी रवैया। इसके बजाय एक युवा व्यक्ति की सुनने की क्षमता, ध्यान और समर्पण था, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो परिवार का सदस्य हो। जिस तरह से रवि नाम के उस नौजवान ने धीरे धीरे हर कदम का मार्गदर्शन किया, मशीन चालू करने से लेकर चमक समायोजित करने, वाईफाई से कनेक्ट करने, एप्लीकेशन खोलने और टेक्स्ट टाइप करने तक, शंकर काका को लगा जैसे वो अब आधुनिक दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति नहीं है। हालांकि माउस को छूते समय उनके हाथ कांप रहे थे और स्क्रीन पर हर पंक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्हें अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। लेकिन रवि ने कभी भी अधीरता या अवमानना नहीं दिखाई। इसके विपरीत उसने दयालुता से कहा, कोई बात नहीं काका, आप धीरे धीरे कर सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते ही अपनी मां को यह सिखाया था। मेरी मां को तो मशीन खराब होने का डर आपसे भी ज्यादा था। ये टिप्पणी चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए थी। शंकर काका धीरे से हंसे। दिन में पहली बार उन्हें लगा कि उनका दिल शांत हो गया है, जैसे गर्मी की दोपहर में ठंडे पानी की धारा। उन्हें किसी को डॉक्टर, व्यवसायी या किसी अन्य फैंसी उपाधि से बुलाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस इंसान से इंसान की नजर से देखे जाने, दयालुता और ईमानदारी से व्यवहार किए जाने की जरूरत थी। मशीन का परीक्षण करने के बाद वो लकड़ी की कुर्सी की पीठ पर हल्के से टिक गए और कुछ नहीं कहा। रवि ने भी उन्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा। वे दोनों कुछ मिनटों के लिए चुप रहे, जैसे कि वे किसी महत्वपूर्ण बात पर एक साथ सोच रहे हों। अंत में शंकर काका ने धीरे से कहा, जैसे कि खुद से कह रहे हों, आज की दुनिया असली है। बेटा, लोग अंदर की चीज से ज्यादा बाहरी आवरण को महत्व देते हैं। रवि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर उनके लिए एक गिलास पानी डाला, उसे उनकी ओर धकेला और फिर एक उदास आवाज में जवाब दिया, जी, मुझे लगता है कि ये सच है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है काका। शायद आप सही लोगों से नहीं मिले। शंकर काका ने पानी के गिलास को देखा, फिर सिर उठाकर रवि को देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। तो आज मैं सही व्यक्ति से मिला। तुम बहुत दयालु हो बेटा। उन सरल शब्दों के आदान प्रदान के बीच समझ का एक पूरा सूक्ष्म संसार था, जिसे लोग केवल दिल से संवाद करते समय महसूस कर सकते हैं, ना कि पद या प्रतिष्ठा से।
यही कारण था कि शंकर काका ने सभी 12 कंप्यूटर खरीदने का फैसला किया। ऐसा नहीं था कि वो अचानक अपना सारा पैसा खर्च करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे कि ये जगह, जहां रवि जैसा एक युवा व्यक्ति था, उनके विश्वास को सौंपने के लायक थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उस तरीके के आभारी थे जिस तरह से रवि ने उनके साथ व्यवहार किया। इस कार्य को दिखावे की जरूरत नहीं थी, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं थी, लाइक या शेयर की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने एक बूढ़े व्यक्ति की भावनाओं की गहराई को छुआ, जो पूरी जिंदगी चरित्र से जिया था। कहानी सिर्फ बिक्री पर नहीं रुकी। रवि द्वारा सभी 12 लैपटॉप पैक करने के बाद शंकर काका ने सावधानी से अपनी जेब से एक कागज निकाला, जिसे 4 परतों में मोड़ा गया था, जिस पर गांव के 11 बच्चों के नाम करीने से लिखे गए थे। ये वे गरीब छात्र थे जिनके बारे में उनकी पोती अक्सर बात करती थी। लोन जो अपनी कक्षा में अव्वल है, लेकिन एक पुराने फोन का उपयोग करती है और अक्सर अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। बाओ, जिसका परिवार गरीब है और जिसकी मां लॉटरी टिकट बेचती है, एक प्रोग्रामिंग मशीन का सपना देखता है। 2 बहनें, बीबी और त्रुक, जिन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए बारी बारी से एक ही फोन का उपयोग करना पड़ता है। उन्होंने हर बच्चे का नाम याद रखा था और वो उन्हें खुद लिखना चाहते थे, याद रखने के लिए, देने के लिए और खुद को याद दिलाने के लिए कि जीना देने के लिए है, भले ही आपके पास ज्यादा ना हो। रवि ने कागज लिया, उसे 2 हाथों से ऐसे पकड़ा जैसे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। उसने हर नाम को पढ़ा, फिर उन्हें एक अलग नजर से देखा। ये अब एक सेल्समैन की नजर नहीं थी, बल्कि एक छात्र की नजर थी जो अपने शिक्षक को गहरे सम्मान से देख रहा था। काका, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हर कोई जिसके पास पैसा है वो दूसरों के बारे में इस तरह नहीं सोचता। शंकर काका बस मुस्कुराए, अपना हाथ उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। मैं अच्छा नहीं हूं बेटा, मैं बस ये महसूस करता हूं कि अगर हम बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं लंबे समय तक जी चुका हूं, मुझे उनके लिए कुछ छोड़ना होगा। रवि ने गहरा सिर झुकाया। जिस दिन से उसने दुकान खोली थी, उसने कंजूस ग्राहक, झगड़ालू ग्राहक और अनुचित मांग करने वाले ग्राहक देखे थे, लेकिन पहली बार उसने एक ऐसे ग्राहक से मुलाकात की जो शांत और संयमित था, लेकिन जिसने उसे इतना बड़ा सबक सिखाया। उस दिन शंकर काका के सावधानी से पैक की गई मशीनों के साथ चले जाने के बाद रवि बहुत देर तक दुकान के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी नजर उस झुकी हुई लेकिन दृढ़ पीठ पर टिकी रही, जब तक कि वो भीड़ में गायब नहीं हो गई। उसके हाथ में नाम लिखे हुए कागज पर अभी भी बूढ़े लेकिन दृढ़ लिखावट थी। वो जानता था कि उस पल से उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, और उसने चुपचाप खुद से वादा किया कि भविष्य में चाहे वो एक बड़ी दुकान खोले या अमीर ग्राहक हो, वो कभी भी एक इंसान को देखने का तरीका नहीं भूलेगा जो सम्मान से शुरू होता है। 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत करने, मशीनों का परीक्षण करने और उपहार प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची व्यवस्थित करने के बाद शंकर काका उठे, अपनी पैंट को हल्के से झाड़ा और दरवाजे की ओर देखा, जैसे कि उनका अगला कदम पहले से ही तय हो। रवि अभी भी भ्रमित था। ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उनके जैसा एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति गरीब बच्चों के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए एक ही बार में लाखों रुपए खर्च कर सकता है। उसके लिए ये सिर्फ एक लेन देन नहीं था, बल्कि इस समाज में दयालुता के बारे में उसकी धारणा पर एक बड़ा प्रहार था। शंकर काका दिखावटी रूप से अमीर नहीं थे, और ना ही वो उन दानियों की तरह दान करते थे जो मान्यता चाहते थे, बल्कि उन्होंने ये स्वाभाविक रूप से किया, जैसे कि ये एक स्पष्ट बात हो जब कोई कर सकता हो। प्रत्येक मशीन बॉक्स की जांच करने, सभी सामान और वारंटी कागजात के बारे में सावधानीपूर्वक निर्देश देने के बाद उन्होंने उन्हें 3 बड़े कार्डबोर्ड बक्सों में बड़े करीने से रखा, उन्हें टेप से कसकर बंद किया और फिर रवि की ओर मुड़े। कल मैं गांव वापस जाने के लिए एक गाड़ी किराए पर लूंगा। बच्चे इसे पाकर बहुत खुश होंगे। रवि मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक रही थीं। कल मैं आपको बस स्टॉप तक ले जाने में मदद करूंगा काका, कोई लोडिंग शुल्क नहीं। शंकर काका ने हाथ हिलाया। इतनी दयालुता से नुकसान होगा। मैं किसी को जल्दी से लोड करने के लिए किराए पर लूंगा, तुम दुकान का ध्यान रखो। लेकिन फिर जैसे कि कुछ याद आ गया हो, शंकर काका कैश काउंटर के पास वापस चले गए।
उनकी आंखें गंभीर हो गईं। लेकिन मुझे एक और बात करनी है। रवि थोड़ा चौंका, ये सोचकर कि वो पैसे गिनना भूल गए या कोई सामान छूट गया। लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाता, शंकर काका ने अपनी जेब से एक और लिफाफा निकाला। लैपटॉप खरीदने वाले पैसे के लिफाफे जितना मोटा नहीं, लेकिन बहुत सावधानी से मोड़ा हुआ। उन्होंने लिफाफे को मेज पर रखा, उसे रवि की ओर धकेला और एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। रवि ने तुरंत हाथ हिलाया। हे भगवान काका, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं इनाम के पैसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शंकर काका मुस्कुराए, ना तो गुस्सा हुए और ना ही मजबूर किया, लेकिन उनके शब्दों ने रवि को मना करने में असमर्थ बना दिया। तुम बुजुर्गों के प्रति दयालु हो, गरीबों के प्रति दयालु हो, और तुम परिस्थितियों का फायदा उठाकर लाभ नहीं कमाते। तुमसे मिलकर मैं तुम्हारे माता पिता के लिए खुश हूं। उन्होंने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है। ये लिफाफा कोई रिश्वत नहीं है, बल्कि एक ग्राहक के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मेरा धन्यवाद है जिसके साथ तुमने एक इंसान की तरह व्यवहार किया। रवि अवाक खड़ा रहा, कांपते हाथों से लिफाफा लेते हुए। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। उसने गांव में अपनी बीमार मां के बारे में सोचा, जो दवा के पैसे का इंतजार कर रही थी। अगले सेमेस्टर की फीस के बारे में सोचा, जिसका कोई पता नहीं था। और वो समझ गया, कभी कभी दयालुता न केवल मानसिक खुशी लाती है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए जीवन का एक दरवाजा भी खोलती है। शंकर काका मुड़े, उस नौजवान को भावनाओं की ज्वार में छोड़कर, जैसे कि उसे एक अमूर्त विरासत सौंपी गई हो, जो किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान हो। 3 लैपटॉप के बक्से एक ऑटो रिक्शा पर लादे गए। वो पीछे बैठे, अभी भी कागज के बक्से को कसकर पकड़े हुए, जैसे कि किसी पवित्र चीज की रक्षा कर रही हूं। वापसी की यात्रा पर हवा उनके सफेद बालों से होकर गुजरी। धूप उनके थके हुए चेहरे पर पड़ी, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि देना खोना है, लेकिन वो अलग थे। उनका मानना था कि जब आप पूरे दिल से देते हैं, तो आप ही हैं जो बदले में प्राप्त करते हैं शांति, विश्वास और अगली पीढ़ी के लिए आशा। जब उनके गांव के बच्चे अपने हाथों में लैपटॉप पकड़ेंगे, तो उन्हें ना केवल एक सीखने का उपकरण मिलेगा, बल्कि एक मौन लेकिन शक्तिशाली संदेश भी मिलेगा। तुम्हें सपने देखने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, और कोई है जो हमेशा चुपचाप तुम्हारा समर्थन करेगा। उस दिन गांव की वापसी की यात्रा किसी भी अन्य यात्रा की तरह नहीं थी जिसे उन्होंने कभी की हो। ये केवल माल नहीं ले जा रहा था, बल्कि उन सपनों को ले जा रहा था जो सशक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गाड़ी पुराने प्राथमिक विद्यालय की गेट पर रुकी, जहां उनकी पोती ने कभी पढ़ाई की थी, उन्होंने प्रिया की पुरानी शिक्षिका को फोन किया, जो अभी भी संपर्क में थी और हर छात्र की परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानती थीं। 1 घंटे से भी कम समय में 11 बच्चे एक एक करके स्कूल में मौजूद थे। हर कोई साफ सुथरी स्कूल की वर्दी पहने हुए था, बाल करीने से संवारे हुए थे, उनकी आंखें गोल गोल थीं, और वे 3 बक्सों को देख रहे थे। जब शंकर काका ने प्रत्येक बॉक्स खोला, प्रत्येक बच्चे का नाम पढ़ा और प्रत्येक मशीन को उनके हाथों में सौंपा, तो कई बच्चे आश्चर्य से रो पड़े। एक ने हकलाते हुए कहा, मुझे लगा कि केवल शहर के लोग ही कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। एक और कांपते हुए मशीन को लेकर उसे अपनी छाती से कसकर लगा लिया, जैसे डर हो कि कोई उसे वापस ले लेगा। एक ने कुछ नहीं कहा, बस रोया। आंसू उसके काले हाथों पर गिर रही थी, जो खेत में अपने माता पिता की मदद करने से काले हो गए थी। शंकर काका ने ज्यादा नहीं कहा, बस उन्हें अच्छी तरह से पढ़ने, शालीनता से जीने की याद दिलाई। भविष्य में जब तुम सफल हो जाओ, तो अपने बाद वालों की मदद करना याद रखना। स्कूल के आंगन के पीछे पुरानी शिक्षिका चुपचाप खड़ी थी, उसके आंसू बह रहे थे। उसने नहीं सोचा था कि एक बूढ़ा साधारण मैकेनिक, जो मुश्किल से अपनी पोती की देखभाल कर सकता था, ऐसा कुछ कर सकता है जो पूरे गरीब स्कूल को इतना प्रभावित करे। मशीनों को सौंपने के बाद शंकर काका ज्यादा देर नहीं रुके। वो गाड़ी में बैठे, सबसे विदा ली और अपनी पुरानी मरम्मत की दुकान पर वापस चले गए।
लेकिन उस दिन से जब भी कोई शंकर काका का उल्लेख करता तो क्षेत्र के लोग अब उन्हें मैकेनिक नहीं कहते थे, वे उन्हें एक नए नाम से बुलाते थे, कंप्यूटर काका, जो बिना किसी श्रेय की दयालुता का एक मौन प्रतीक था। जबकि शंकर काका चुपचाप 3 लैपटॉप बक्सों और एक संतुष्ट दिल के साथ अपने गांव लौट रहे थे। सड़क के दूसरी ओर उसी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में जहां बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारने की घटना हुई थी, एक भूचाल आने वाला था जिससे वहां के लोग पूरी तरह से अनजान थे। राहुल, वो युवा कर्मचारी जिसने अभी अभी शंकर काका को थप्पड़ मारा था, अभी भी अपने उग्र और अहंकारी कृत्य के परिणामों से अनभिज्ञ था। बूढ़े आदमी को एक उपद्रवी की तरह निपटाने के बाद राहुल काउंटर पर वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरों के प्रति अवमानना के रवैये के साथ जो एक आदत बन गया था, उसने अपने सहयोगियों से शेखी बघाड़ते हुए कहा, हमें इन गरीब दिखने वाले बूढ़े लोगों को सबक सिखाना होगा, वरना वे चीजों को छूकर खराब कर देंगे, और फिर कौन जिम्मेदार होगा। बगल में खड़ी एक महिला कर्मचारी ने भी सिर हिलाते हुए सहमति जताई। हाँ, उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो कुछ नहीं खरीदेगा, बस यहां परेशान करने आया था। थप्पड़ मारना सही था, एक मिसाल कायम करने के लिए। खुशी की हंसी गूंजी और उनमें से किसी ने भी ये महसूस नहीं किया कि कुछ ही घंटों में वो आत्मसंतुष्टि एक अप्रत्याशित कीमत चुकाकर चकनाचूर हो जाएगी। जब राहुल एक अधेड़ दंपत्ति को एक उत्पाद दिखा रहा था, तभी एक वरिष्ठ प्रबंधक तनावपूर्ण चेहरे के साथ अचानक काउंटर पर आया। उसे अभी अभी उद्योग में एक परिचित एक बड़ी कंप्यूटर वितरण कंपनी के निदेशक से एक फोन आया था, जिसकी आवाज गुस्से से भरी थी। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे कर्मचारी ने अभी अभी पनवेल के एक प्रसिद्ध वीआईपी ग्राहक को थप्पड़ मारा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दर्जनों गरीब छात्रों को प्रायोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है। उनका नाम शंकर काका है। शंकर गैराज के मालिक और शहर के पश्चिमी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक परोपकारी व्यक्ति। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा क्षेत्र सम्मान करता है। और तुम्हारे कर्मचारी ने उन्हें भीड़ के बीच मारने की हिम्मत की। हमारे पास वीडियो है, तुम इसे संभालो, वरना यह अखबारों में आ जाएगा। केंद्र के प्रबंधक ने यह सुनकर रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। फोन रखते ही उसने तुरंत सोशल मीडिया ऐप खोला और जैसा कि दूसरे व्यक्ति ने कहा था, राहुल के शंकर काका को थप्पड़ मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। एक बड़ी फॉलोइंग वाले ग्राहक द्वारा पोस्ट किया गया 1 मिनट से भी कम का क्लिप हजारों शेयर और सैकड़ों गुस्से भरे कमेंट्स प्राप्त कर चुका था। लोग न केवल राहुल के असभ्य व्यवहार से नाराज थे, बल्कि इस बात से भी नाराज थे कि कैसे पूरा स्टोर एक बूढ़े आदमी के अपमान के प्रति उदासीन रहा। एक प्रमुख टिप्पणी थी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है या गरीबों का अपमान करने की जगह। एक अन्य ने लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़ा आदमी कौन है, बस ये देखना कि उसे थप्पड़ मारा गया और किसी ने उसका बचाव नहीं किया, ये दिखाने के लिए काफी है कि इस समाज में कुछ गड़बड़ है। और फिर शंकर काका की असली पहचान के बारे में जानकारी सामने आने लगी। शंकर काका एक लंबे समय के गराज मालिक, जिन्होंने गरीब छात्रों के लिए मुफ्त में गाड़ियां ठीक की थीं, जिन्हें स्थानीय टेलीविजन द्वारा पूरी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति दान करने के लिए रिपोर्ट किया गया था। शंकर काका का नाम, जो सुपरमार्केट के कर्मचारियों की नजर में एक गुमनाम व्यक्ति था, अब एक ऐसा नाम बन गया था जिसने पूरे केंद्र को हिलाकर रख दिया था। जब प्रबंधक तेजी से लैपटॉप काउंटर की ओर बढ़ा, जहां राहुल अभी भी ग्राहकों से बात कर रहा था, उसने जोक से कहा, राहुल, मीटिंग रूम में आओ, अभी। राहुल ने भौहें चढ़ाई, थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी एक फीकी मुस्कान के साथ पीछे चला गया, ये जाने बिना कि आगे कौन सा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अंदर गया, प्रबंधक ने उसके सामने मेज पर एक फोन फेंका, जिस पर वही वीडियो चल रहा था जो सुबह उसके व्यवहार को रिकॉर्ड कर रहा था। इसे देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अभी क्या किया है? राहुल का चेहरा पीला पड़ गया, उसका मुंह हकलाने लगा। जी, मैं, वो बूढ़ा आदमी गरीब था, उसने मशीन को छुआ, मैंने सोचा। प्रबंधक ने मेज पर हाथ मारा। तुमने क्या सोचा? कोई गरीब है तो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने का अधिकार है? तुम्हें पता है वो कौन है? एक दयालु व्यक्ति, एक परोपकारी, समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति,
और अब तुमने उन्हें थप्पड़ मारकर न केवल एक ग्राहक खो दिया है, बल्कि पूरे केंद्र का चेहरा भी खराब कर दिया है, सम्मान खो दिया है। और कोई शब्द की जरूरत नहीं थी। उसी दोपहर बर्खास्तगी का आदेश दे दिया गया। राहुल, जो एक सक्षम सेल्समैन माना जाता था, एक ही थप्पड़ के बाद बेरोजगार हो गया। जो थप्पड़ उसने एक बूढ़े आदमी को उसकी देहाती शक्ल के कारण मारा था, वो अब वापस आकर उसके अपने युवा करियर पर एक करारा प्रहार कर गया। वो केंद्र से बाहर निकला, सिर झुकाए, अपने सहकर्मियों की नजरों से बचता हुआ। अब कोई भी उसका साथ देने या उसकी रक्षा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो लोग कभी उसके साथ हंसे थे, वे अब उससे ऐसे बच रहे थे जैसे वो कोई बीमारी हो। कुछ ने पहले की गई सहायक टिप्पणियों को हटाना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं उन्हें भी इस संवेदनहीनता में भागीदार न मान लिया जाए। केंद्र का प्रबंधक आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मीडिया से संपर्क करके लेख हटाने के लिए कह रहा था, भागीदारों से शंकर काका से माफी मांगने के लिए कह रहा था। लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि शंकर काका ने सक्रिय रूप से कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, न ही न्याय की मांग की थी, लेकिन ऑनलाइन समुदाय चुप नहीं रहा। उन्होंने केंद्र से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, संबंधित लोगों को बर्खास्त करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रतिज्ञा देने की मांग की कि भविष्य में कर्मचारियों को, ग्राहकों, विशेषकर बुजुर्गों और गरीबों के साथ व्यवहार करने के तरीके पर फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा। अहंकार की कीमत सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। एक ऐसे युग में जब सोशल मीडिया जंगल की आग की तरह फैलता है, सम्मान को तार-तार करना था। लेकिन इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात उन लोगों का देर से जागना था, जो कभी ये सोचते थे कि बाहरी रूप ही किसी व्यक्ति के मूल्य का निर्धारण करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर, चाहे कितना भी बड़ा और आधुनिक क्यों न हो, अपनी छवि को नहीं बचा सकता था अगर वो ठंडे, निर्दयी कर्मचारियों से भरा हो। जब शंकर काका को थप्पड़ मारे जाने वाले क्लिप का बुखार अभी भी सोशल मीडिया पर फैल रहा था, हजारों टिप्पणियां, शेयर और विश्लेषण हर मिनट सामने आ रहे थे। लेकिन शंकर काका चुप रहे। उन्होंने प्रेस को जवाब नहीं दिया, टेलीविजन पर नहीं आए, किसी की भी प्रशंसा या आलोचना करने के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं किया। वो अभी भी वहीं थे, एक मैकेनिक जिसकी नीली वर्कर की शर्ट फीकी पड़ गई थी, कंधे पर तेल का कपड़ा लटका हुआ था, हाथ सख्त थे और शांत आंखों में एक पूरी जिंदगी का तूफान समाया हुआ था। अगले दिन उन्होंने हमेशा की तरह अपनी दुकान खोली, पड़ोस के नियमित ग्राहकों के लिए टायर पंक्चर ठीक करना, तेल बदलना और ब्रेक समायोजित करना जारी रखा। जब किसी ने पूछा कि मुंबई जाकर कंप्यूटर खरीदने का अनुभव कैसा रहा, क्या मजा आया, तो वो बस मुस्कुरा दिए, हाँ मजा आया, खरीद लिया, बच्चे बहुत खुश हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं। उस दिन का थप्पड़ उनके लिए हवा में धूल के कण की तरह उड़ गया था। लोग पूछते रहे कि उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं किया, मुआवजे की मांग क्यों नहीं की, केंद्र को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया। उन्होंने बस जवाब दिया, मुझे उनकी माफी की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है कि वे एक सबक सीखें ताकि किसी और को ऐसा ना सहना पड़े। उनके लिए सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं थी जो लोग देते हैं और फिर एक थप्पड़ से ले सकते हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे लोग अंदर से पालते हैं और सही काम करके, बिना दिखावा किए बनाए रखते हैं, और इसलिए उन्हें किसी को सही साबित करने की जरूरत नहीं थी। उनकी चुप्पी सबसे जोरदार ध्वनि बन गई, जिसने उन अनगिनत लोगों की अंतरात्मा को जगा दिया जो इस जीवन में सतही नजरों से गुजरते हैं, लोगों को उनके कपड़ों, गाड़ियों या बाहरी रूप से आंकते हैं। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक सेंटर कर्मचारी को बर्खास्त करने, सार्वजनिक रूप से माफी पत्र लिखने और ग्राहक सेवा कौशल पर फिर से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का वादा करने के बाद भी अपनी धूमिल छवि को पूरी तरह से नहीं बचा सका। कई ग्राहकों ने मुंह मोड़ लिया, कुछ भागीदारों ने अस्थायी रूप से अनुबंध निलंबित कर दिए और मीडिया ने इस घटना को मानव सम्मान की कमी के कारण पतन की एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में बारीकी से देखा। लेकिन जो चीज वे कभी वापस नहीं पा सकते थे, वो थी विश्वास। वो विश्वास जो अदृश्य लगता है, किसी भी ब्रांड में सबसे कीमती चीज है, और जब ये टूट जाता है तो सभी संचार अभियान एक सड़ी हुई दीवार पर नई पेंट की एक परत की तरह होते हैं। और राहुल, जिसने ये सब शुरू किया था, सोशल मीडिया से गायब हो गया,
कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। बस इतना पता है कि इस घटना के बाद उद्योग में कोई भी एक ऐसे व्यक्ति को फिर से काम पर रखने को तैयार नहीं था जिसने एक बुजुर्ग ग्राहक के साथ इतना बुरा व्यवहार किया हो। जिंदगी ने उसे एक कठोर सबक सिखाया। अहंकार ताकत नहीं है, ये एक तेज चाकू है जो आपके अपने भविष्य को काट देता है। इस बीच गांव में शंकर काका दयालुता के एक अनौपचारिक प्रतीक बन गए। प्रेस उनके घर तक पहुंची, साक्षात्कार, फिल्मांकन और लेख लिखने की अनुमति मांगी। उन्होंने अधिकांश को मना कर दिया। जब पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने बस जवाब दिया, मैंने कुछ भी बड़ा नहीं किया, मैंने बस वही किया जो किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने तब मना नहीं किया जब उन्हें पुराने प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया, जहां जिन 11 बच्चों को उनसे कंप्यूटर मिले थे, उन्होंने स्कूल प्रशासन से अनुरोध किया था कि वे उन्हें कुछ शब्द कहने के लिए मंच पर बुलाएं। उस दिन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से भरे स्कूल के आंगन के सामने खड़े होकर शंकर काका ने वही पुरानी सफेद शर्ट पहनी थी, वही शर्ट जिसे थप्पड़ मारे जाने वाले दिन तिरस्कृत किया गया था। लेकिन इस बार इसे सीधा इस्त्री किया गया था, कॉलर साफ था और जूते भी साफ किए गए थे। उन्होंने कोई माइक्रोफोन नहीं लिया, कोई भाषण पत्र नहीं पकड़ा, बस लोगों के सामने खड़े हुए और एक ऐसे व्यक्ति की आवाज में बोले जो जीवन के पर्याप्त उतार चढ़ाव से गुजरा हो। बच्चों, मैं बस एक गाड़ी ठीक करने वाला हूं। मेरे पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है और न ही मैं उच्च तकनीक जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। मैं जानता हूं कि चाहे हम कितने भी गरीब क्यों ना हों, हमें दयालुता से जीना होगा। और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है सिर्फ इसलिए कि तुम गरीब हो, तो याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे पहने हुए कपड़ों में नहीं, बल्कि तुम्हारे जीने के तरीके में है। पूरे स्कूल की आंगन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन शंकर काका ने शब्दों के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन शायद वे शब्द किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि ये एक जीवन का सबक था, सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा प्रभाव छोड़ने वाला प्रमाण। समारोह के बाद एक बूढ़ी शिक्षिका ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, काका, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन आप वो कर रहे हैं जो सेलिब्रिटी शायद ही कभी करने की हिम्मत करते हैं, खुद के प्रति सच्चे रहना और दूसरों को प्रेरित करना। शंकर काका मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो उनकी आंखों की गहराई में प्रकाश को छिपा नहीं सकती थी। उन्हें प्रसिद्धि की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस ये देखने की जरूरत थी कि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, कि उनके जैसे युवा दयालुता बनाए रखें, और ये समाज अभी भी छोटी छोटी चीजों से बेहतर हो सकता है। और तब से शंकर काका की कहानी अब कोई सामयिक समाचार नहीं रही, ये नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों के लिए एक सुझाव बन गई, कई स्कूलों में जीवन कौशल व्याख्यानों में शामिल की गई, शिक्षक प्रशिक्षण के छात्रों के लिए एक शोध विषय बन गई और सामुदायिक कार्यक्रमों को प्रेरित किया। एक बूढ़ा मैकेनिक, एक साधारण लैपटॉप, एक सुपरमार्केट के बीच एक थप्पड़, ये सब व्यर्थ लग सकता था, लेकिन ये एक चौंकाने वाली घटनाओं की श्रृंखला में जुड़ा और एक स्पष्ट और निर्विवाद संदेश के साथ समाप्त हुआ। दयालुता में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन अवमानना आपको अपनी पूरी जिंदगी की कीमत चुका सकती है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को केवल उसकी बाहरी शक्ल से ना आंके और कभी भी अहंकार का उपयोग दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए ना करें। एक दयालु कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भी सुंदर शब्द से अधिक गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। इसके विपरीत अवमानना और सम्मान की कमी आपको ना केवल आपकी नौकरी बल्कि आपका सम्मान और चरित्र भी खो सकती है, क्योंकि जीवन में किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके पहने हुए कपड़ों, उसके पद में नहीं, बल्कि उसके जीने के तरीके और दूसरों के साथ उसके व्यवहार में निहित है। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी या अनुभव है, तो कृपया उसे हमारे साथ और बाकी सभी दर्शकों के साथ साझा करें,
ताकि हम सब उसे पढ़ और सुन सकें। हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा।